Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app, where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. So today we'll begin with the passage that came in CLAT 2013. ये passage जो है इसकी शुरुआत इस सेंटेंस से होती है कि भाई knowledge is power, है ना। तो ये बात हम सब जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन इस पैसेज में इसे एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नॉलेज जो है वो हमें मिलती है एजुकेशन से, ठीक है। अब जब हम पढ़ाई करेंगे तभी तो हमें नॉलेज मिल पाएगी, और क्योंकि नॉलेज जो है वो पार होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं अभी तक हिस्ट्री में, उन सब ने एजुकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसीलिए वो एजुकेशन को कंट्रोल करते थे, क्योंकि इस वजह से वो अपनी पावर को बनाए रख सकते थे, ठीक है। क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं नॉलेज इज़ पावर, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एजुकेशन को कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से उनकी पावर बनी रहे। एग्जाम्पल के तौर पे ऑथर बताते हैं, सबसे पहले होता था क्रिश्चियन एरा। इसके अंदर क्रिश्चियंस काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक है, लोग बहुत रिलीजियस हुआ करते थे, इसलिए उस टाइम पे आप एजुकेशन में देखते थे चर्च की बातें आती थी, बाइबल की बातें बहुत ज़्यादा बताई जाती थी, ठीक है। तो लोगों को ये कहा जाता था कि आपको मेहनत से अपना पेट भरना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए काफ़ी। और जबकि वो खुद जो थे, जो प्रीस्ट थे, जो चर्च में काम करते थे, वो लोग सब लग्जरी में जी रहे थे, ठीक है, उन्हें फालतू के टैक्सेस मिल रहे थे, वो खुद कोई काम नहीं करते थे। दूसरा ईरा जो आया वो आया रिनाइसेंस का एरा। अब ये जो एरा था, इसके अंदर जो चर्च है उसका कंट्रोल कम हो गया और एजुकेशन पे ज़्यादा कंट्रोल हो गया किंग का। जो किंग है वो लोगों को कहता था कि भाई मैं कभी कुछ गलत कर नहीं सकता हूँ, और एजुकेशन में ऐसी बातें बताई जाती थी कि भाई किंग जो है उसको भगवान ने खुद भेजा है आप पे रूल करने के लिए, तो आपको किंग की बात माननी चाहिए। ऐसी बातें एजुकेशन के अंदर बताई जाती थी। उसके बाद आया तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला ईरा। तो इस ईरा के अंदर आप देख सकते हैं बिज़नेस का बहुत ज़्यादा रोल हो गया हमारी सोसाइटी में। इस वजह से जो अब पावरफुल बन गए वो थे मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स भी एजुकेशन को कंट्रोल करने लगे। उन्होंने एजुकेशन के अंदर ऐसी चीज़ें डाल दी कि भाई जो किंग है, चर्च है, ये सिर्फ नॉमिनल लोग हैं, मतलब ये लोग सिर्फ लॉ और ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। एक्चुअली सोसाइटी में क्या होना चाहिए वो मर्चेंट्स डिसाइड करते थे, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत रिच थे, उनके बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे। इस वजह से ये कहा जा रहा है, ऑथर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि एजुकेशन जो है उसे पावरफुल लोग कंट्रोल कर रहे थे इतने टाइम से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पावर बनाए रखना चाहते थे। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। अब ये एक बहुत ही पुरानी सेइंग है, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक ज़रिया है नॉलेज को पाने का या नॉलेज को देने का, इसीलिए नॉलेज जो है वो इनडायरेक्टली पावर को कंट्रोल करती है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं वो क्योंकि पावर बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो एजुकेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। और ये चीज़ हिस्ट्री में आपने कई बार देखी होगी, देखते हैं लोग, एनालिसिस हो चुकी है, पता है लोगों को कि भाई शुरू से लेके अभी तक जो चल रहा है उसके अंदर जो एजुकेशन है हमेशा उसे पावरफुल लोगों ने कंट्रोल किया है ना। और वो जनरली रूलिंग क्लास के लोग होते थे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है क्रिश्चियन एरा का। इसके अंदर जो चर्चेस होते थे, या हम कह सकते हैं प्रीस्ट्स होते थे, जो भी रिलीजियस लोग होते थे, उनका कंट्रोल था एजुकेशन के ऊपर। तो अब वो एजुकेशन में क्या पढ़ाते थे? बाइबल के गॉस्पल्स पढ़ाते थे, रिलीजियस टीचिंग्स पढ़ाते थे। और इन टीचिंग्स के अंदर क्या चीज़ें होती थी कि भाई आपको इस सोसाइटी को ऐसा ही रहने देना है, आपको ये सोसाइटी चेंज नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर जो रूलिंग क्लास थी वो चर्च थे, है ना, या हम कह सकते हैं जो प्रीस्ट थे वो रूलिंग क्लास थी। तो वो चाहते थे कि वो सोसाइटी वैसी ही बने रहे, इसलिए उन्होंने ऐसी टीचिंग्स जो है वो एजुकेशन में डाल दी ताकि लोगों का ब्रेन वॉश कर सके वो, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये वाली जो सोसाइटी है सबसे बढ़िया है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। और जो पुअर मैन है उसको कहा जाता था कि भाई तुम्हें अगर अपनी जो है खर्चा पानी निकालना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि वो जो खुद है प्रीस्ट, वो
लग्जरी में जीते थे, ठीक है, कोई काम नहीं करते थे फिर भी लग्जरी में जीते थे। उसके बाद आया रेनाइसेंस पीरियड। इस टाइम पे प्रीस्ट जो है उनकी पावर कम हो गई और जो प्रिंस है या हम कह सकते हैं जो मोनार्क है उस जगह का, उसके हाथों में पावर आ गई। तो अब वो क्या करता है कि एजुकेशन के अंदर अपना कंट्रोल लगा देता है। वो बताता है एजुकेशन के अंदर कि भाई किंग जो होता है वो इनफैलिबल होता है, या हम कह सकते हैं कि उससे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और अजीब अजीब सी थ्योरीज पढ़ाई जाती है एजुकेशन के अंदर, द डिवाइन राइट थ्योरी की तरह की, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ये पढ़ाया जाता है कि किंग जो है उसको गॉड ने खुद भेजा है हमारे ऊपर रूल करने के लिए, तो किंग गलत नहीं हो सकता, है ना। फिर आया अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसके हिसाब से एजुकेशन जो है उसे कंट्रोल किया नए जो रिच मर्चेंट क्लास थी सोसाइटी की उसने, क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हैं इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये जो मर्चेंट क्लास है बहुत ज़्यादा रिच हो गई थी, इसकी सोसाइटी में जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो फ़िलॉसफी बहुत वोग में थी या बहुत ट्रेंड में थी वो थी लेस इज़ फेयर की, ठीक है, जिसके हिसाब से जो स्टेट है या जो मोनार्क है, किंग है, उसका सिर्फ एक ही काम था, वो है कि कंट्री में लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना। जबकि एक्चुअल में जो लॉ और ऑर्डर को बनाए रखते थे वो थे हमारे मर्चेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा थी, उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा रिच भी थे, तो सब उनकी बात सुनते थे ना। इसलिए एक्चुअल में प्रैक्टिस के अंदर मर्चेंट्स जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल्स हैं ये सारे फ्री कंपटीशन के और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के। जिस टाइम पे जो सबसे फिटेस्ट इंसान था, जो सबसे ज़्यादा रूलिंग क्लास थी, उसने अपना पार बढ़ाने के लिए एजुकेशन का सहारा लिया। और ये बात ऑर्डर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि भाई तुम एजुकेशन को क्यों ख़राब कर रहे हो, अगर तुम्हें पार बना के रखनी है तो कुछ और ज़रिया अपनाओ, एजुकेशन को क्यों चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शो हो रहा है, जिसकी वजह से शुरुआत में चर्च सबसे ज़्यादा पावरफुल था, उसके बाद में प्रिंस सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ और उसके बाद में मर्चेंट्स पावरफुल हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो थ्योरी है डिवाइन राइट ऑफ द किंग, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो अब आप सोचेंगे कि ये सारे ऑप्शंस, ऑब्वियसली बात है आपको ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग मिलेंगे, लेकिन जब आप इसके बारे में एक्चुअली में सोचेंगे या इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा, डिवाइन का मतलब होता है गॉड, है ना, यानी कि भगवान जो है उन्होंने राइट दिया है, उन्होंने हक दिया है किंग को कि भाई तुम रूल कर सकते हो। तो इसका सीधा सा मतलब यही होना चाहिए। पैसेज में इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ऑप्शन ए, द किंग्स आर गॉड, ये बात गलत है। ऐसा कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि किंग्स ही गॉड बन गए हैं। दैट द राइट ऑफ गवर्निंग इज़ कन्फर्ड अपॉन द किंग्स बाय गॉड, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी यही जा रहा है कि गॉड जो है उन्होंने हक दे दिया है किंग को रूल करने का। दे हैव द राइट टू बी वर्शिप्ड लाइक गॉड्स, ठीक है, ये बात भी गलत है। ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा कि उनको हमें भगवान की तरह पूजा करनी है उनकी। दैट द राइट ऑफ किंग्स आर डिवाइन एंड देयरफॉर सेक्रेड, ये बात भी गलत है, ठीक है। आपको हो सकता है ऑप्शन डी सही लग रहा हो, लेकिन ये आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो किंग के राइट्स हैं वो डिवाइन है ना। जबकि एक्चुअल में जो ये थ्योरी है उसका मतलब ये होना चाहिए कि किंग का डिवाइन राइट है रूल करना। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। 2, रेनाइसेंस पीरियड में एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता था। तो पैसेज में आपने देखा है रेनाइसेंस के टाइम पे एजुकेशन जो है वो प्रीस्ट्स के हाथों से छूट गई और प्रिंस के हाथों में चली गई। तो ये बात आपको ऑप्शन बी में लिखी हुई मिलेगी। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जो रूलिंग क्लास थी क्रिश्चियन एरा के अंदर वो पुअर के बारे में क्या सोचती थी। तो वो लोग यही कहते थे कि भाई जो पुअर इंसान है उसको अगर अपना खर्चा पानी चलाना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी टाइम पे जो प्रीस्ट्स हैं वो लोग आराम से लग्जरी में जिएंगे। ऑप्शन ए, दैट ही इज़ द बिलवड ऑफ गॉड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ऐसा कहीं उन्होंने नहीं कहा। दैट ही डिज़र्व्स ऑल सिंपैथी ऑफ द रिच, ये बात भी गलत होगी, ऐसा भी कहीं नहीं कहा जा रहा। दैट ही शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड लॉर्ड ओवर अदर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्रिश्चियन एरा में जो प्रीस्ट्स थे वो चाहते थे कि हम कंट्रोल करें लोगों को, तो वो पुअर मैन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनने दे सकते हैं। दैट ही इज़ मेंट फॉर सर्विंग द रिच, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो पुअर लोग हैं वो जब काम करेंगे तो जो टैक्सेस हैं वो इन्हीं के पास तो जाते थे उस टाइम पे, प्रीस्ट के पास। तो ये लोग काम कर करके कमाते थे और प्रीस्ट वहाँ पे लग्जरी में जीते रहते थे। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4,
क्रिश्चियन एरा के अंदर एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिश्चियन एरा के टाइम पे एक्लीसियास्टिक्स जो थे, जो कि गॉस्पेल की या बाइबल की टीचिंग्स पढ़ाते थे, वो लोग रूलिंग क्लास थे। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो चर्च और प्रीस्ट थे वो लोग उस टाइम की रूलिंग क्लास थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गॉस्पेल्स कौन पढ़ाएगा, बाइबल कौन पढ़ाएगा, चर्च और प्रीस्ट ही पढ़ाएंगे ना। अगर आपको एक्लीसियास्टिक्स का मतलब नहीं भी पता होगा उस टाइम पे, तो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं इस बात से कि एजुकेशन के अंदर आपको रिलीजियस टीचिंग्स दी जा रही है, मतलब वो चर्च ही हो सकता है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इनफैलिबिलिटी का मतलब क्या है? तो यहाँ पैसेज में लिखा हुआ है कि एजुकेशन के अंदर फिर ये बताया जाने लगा कि किंग जो है वो इनफैलिबल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किंग जो है वो कोई गलती नहीं कर सकता। ऑप्शन ए, दैट एवरी मैन इज़ ओपन टू एरर, ये बात सही है। कॉमन सेंस में अगर देखा जाए तो हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किंग जो है उससे कभी गलती नहीं हो सकती। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। सेंसिटिविटी, ये बात भी गलत है। द वर्च्यू ऑफ नॉट मेकिंग मिस्टेक, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यही कहा जा रहा है किंग के बारे में कि भाई उससे तो गलती हो ही नहीं सकती। दैट सम डिवाइन पावर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द फेट ऑफ मैन, ये बात तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है किंग की, और ये कहा जा रहा है कि किंग से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, ये एजुकेशन के अंदर पढ़ाया जा रहा था। जबकि यहाँ पे ये जो ऑप्शन डी है इसके अंदर ये कह रहा है कि जो डिवाइन पावर है उसकी वजह से इंसान की डेस्टिनी डिसाइड होती है, तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इस पैसेज में स्वेट ऑफ हिज ब्राउ का मतलब क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पुअर इंसान है उसे अगर ब्रेड खानी है या उसे खाना खाना है, कुछ भी अपने लिए पैसा कमाना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्वेट ऑफ हिज ब्राउ जो है एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ऑप्शन ए, वेरी हार्ड वर्क, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इस फ्रेज़ से यही समझाया जा रहा है। द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ स्वेट ऑन द फोरहेड, अब अगर आप इस ऑप्शन को करेक्ट करते हैं तो मुझे नहीं पता, फिर मतलब ये बहुत ही बेवकूफ़ी होगी अगर आप इस ऑप्शन को सही करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे लिटरली स्वेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कोई भी जो गरीब इंसान होगा वो अपनी ब्रेड को तब अर्न कर सकता है जब वो उसकी ब्राउ पे स्वेट आए, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भाई उसके ब्राउ पे एक्चुअल में जब स्वेट आ जाएगा तो वो उसे अर्न कर लेगा। इसका एक्चुअल मतलब ऑब्वियसली यही है कि भाई वो हार्ड वर्क करके ये सब करेगा, है ना। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस है वो बहुत ही सिली ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 7, पैसेज में लेसेस फेयर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेसेस फेयर जो है वो उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में था, और उसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर को बनाए रख सकती है, उसका सिर्फ यही फंक्शन रह गया था। लेकिन प्रैक्टिस में जो लॉ को कंट्रोल कर रहे थे वो मर्चेंट्स थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फ्री कंपटीशन था और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, यानी कि हमेशा ही यही होता है, हर ईरा में यही होता है, जो भी फिटेस्ट इंसान होता है वो हर चीज़ पे अपना कंट्रोल जमा लेता है, हर चीज़ पे अपना हक जमा लेता है। इंडिविजुअल फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड, ये बात जो है बिल्कुल सही है। उस टाइम पे फ्री मार्केट का या फ्री कंपटीशन का ईरा चल रहा था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेसेस फेयर जो है उसका मतलब भी यही है। स्टेट कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, अब इसके अंदर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा शायद ये बात भी सच हो, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना कि भाई स्टेट जो है उसका फंक्शन ये था कि वो लॉ और ऑर्डर बनाए, लेकिन प्रैक्टिस में एक्चुअल में जो लॉ है वो कौन बना रहा था, उसे अफेक्ट कौन कर रहा था, उसे कंट्रोल कौन कर रहा था, जो मर्चेंट्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे। सो ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत होगा। जॉइंट कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय स्टेट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, ये बात भी गलत है ना। कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जो मर्चेंट्स हैं वो मिलके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। डी कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर बाय द रूलिंग क्लास, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रूलिंग क्लास उस टाइम थी मर्चेंट्स, है ना, और मर्चेंट्स उस टाइम पे इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो वो लॉ को कंट्रोल कर रहे थे। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, राइटर किस तरह का इंसान है, ये हम पैसेज से क्या पता लगा सकते हैं? ऑप्शन ए कंसर्न, ये बात सही होनी चाहिए, वो कंसर्न्ड है एजुकेशन के बारे में, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन को रूलिंग क्लास, अगर इसी तरह से हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि जो भी पावरफुल क्लास होती है वो एजुकेशन को कंट्रोल कर लेती है, तो क्या अभी भी ऐसा ही हो रहा है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमारी किताबों में, क्या वो भी जो रूलिंग क्लास है हमारी उसका एक इन्फ्लुएंस है?
है ना, तो इसलिए वो कंसर्न्ड है काफ़ी, इसलिए उसने इस तरह का पैसेज लिखा है। अनकंसर्न्ड ये बात गलत है, अगर वो अनकंसर्न्ड होता उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से तो वो ऐसा कुछ लिखता ही नहीं। अग्रेसिव ये बात भी गलत है, कहीं भी वो एंग्री नहीं हो रहा, कहीं भी वो गुस्से में नहीं दिखाई दे रहा कि भाई रूलिंग क्लास ने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो। फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड भी ऑदर कहीं नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, वो सिंपली कंसर्न्ड है इसलिए वो ये पैसेज लिख रहे हैं। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द है जिसका मतलब गॉस्पेल्स है ना। ऑप्शन ए चिट चैट, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, आप देखेंगे गॉस्पेल्स ऑफ द बाइबल एंड रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि इससे ही मिलता जुलता कुछ है जो कि बाइबल में चीज़ें लिखी जाती है वही गॉस्पेल्स होते हैं। ऑप्शन बी अ टीचिंग और डॉक्ट्रीन ऑफ अ रिलीजियस टीचर, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर चर्च कुछ पढ़ाना चाह रहा है तो वो क्या होगा, रिलीजियस बातें ही होंगी। रूमर ये बात गलत है, ये कोई अफवाह नहीं है, ठीक है, बाइबल में जो चीज़ें लिखी हुई वो अफवाह नहीं हो सकती। गाइडेंस ये बात भी गलत है, गॉस्पेल्स का मतलब गाइडेंस नहीं होता, गॉस्पेल्स गाइडेंस के लिए पढ़ाई जाती हैं लेकिन गॉस्पेल्स का मतलब गाइडेंस नहीं होता। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वोग का सिनोनिम क्या है, यानी कि वोग से मिलता जुलता या सिमिलर वर्ड क्या है। तो मुझे लगता है वोग का मतलब हमें पता है कि जो नया ट्रेंड चल रहा है उस टाइम का वो होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, अनसर्टन, ये बात गलत है, ठीक है, अनसर्टनिटी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं आ रही है कि कोई परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, इसकी कोई बात ही नहीं आ रही है। आउटडेटेड, ये बात तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, ये एंटोनिम हो जाएगा वोग का। सो ऑप्शन बी भी गलत होगा। द प्रिवेलिंग फैशन और स्टाइल, ये बात जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने बताया था वोग का मतलब ट्रेंड होता है, उस टाइम पे जो ट्रेंड में चल रहा है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। जर्नी भी नहीं होती है वोग, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द पैसेज दैट केम इन क्लैट 2014। इस पैसेज के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो कंट्री है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप तब कर सकती है जब हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा हो जाए। और मेजरली ये नहीं कहा जा रहा, हमारे यहाँ काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है लोगों को प्राइमरी एजुकेशन देने की, ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका एक बेस बनाती है एजुकेशन के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब आप हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं तो आपके अंदर वो स्किल्स आ जाती है जिससे आप आसानी से कोई भी जॉब जो है अक्वायर कर सकते हैं, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाता है। जबकि अगर आप सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त किए हुए हो या आपने सिर्फ बहुत छोटी क्लास तक पढ़ाई की है तो आपको जॉब्स मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है या जिनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है आईआईटीज़ का और आईआईएम्स का। ये कहा जा रहा है कि ये कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी अच्छा लेवल है। इसके अलावा हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, एक तो इनमें ये प्रॉब्लम है कि भाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके अलावा हमारे यहाँ पे 18 से 24 एज ग्रुप के अंदर आने वाले लोग जो हैं उसके अंदर से सिर्फ 7% लोग हैं जो हायर एजुकेशन में एनरोल करते हैं या फिर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी है वो हायर एजुकेशन लेते ही नहीं हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि हमें एनरोलमेंट का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें क्वालिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, इसकी वजह से हमें यूनिवर्सिटीज़ का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज़्यादा कम नंबर में यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है। फिर ये कहा जा रहा है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अगर हमें उसे बदलना है तो हमें इन सारी लिमिटेशंस को ठीक करना पड़ेगा जो हायर एजुकेशन के अंदर देखी गई है। सबसे पहली लिमिटेशन थी क्वालिटी की, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ में उनका नंबर भी बढ़ना चाहिए। यानी कि हम अमाउंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जब बढ़ा रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उनके अंदर जो पढ़ाई हो रही है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात जो है वो ये है कि हमें एनरोलमेंट रेशियो बढ़ानी है, यानी कि जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनका नंबर बढ़ाना है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें इसे सबके लिए एक्सेसिबल करना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं जो रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, वहाँ पे उनकी हायर एजुकेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाएँ।
अगर ये चारों चीज़ें जो हैं इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक नॉलेज सोसाइटी बन पाए, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी जो कि डेवलपमेंट के अंदर लेट कमर है, यानी कि जिसका डेवलपमेंट बहुत बाद में चालू हुआ है, अब वो किसी भी वजह से हुआ है उसकी बात हम नहीं कर रहे, बट लेट से चालू हुआ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप नहीं हुई हैं अभी तक, वहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो सक्सेसफुल हो पाए। अब इसके अंदर सबसे पहले ज़रूरी है प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि वो आपका एक बेस क्रिएट करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हायर एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हायर एजुकेशन से आपको ऐसे स्किल्स मिलेंगे जिससे आप जॉब्स अक्वायर कर सकते हो और अपनी कंट्री के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकते हो। हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ लाइफ ब्लड की तरह काम करती है, या हम कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है हायर एजुकेशन हमें यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलेगा। तो इंडिया के अंदर कई सारे आइलैंड्स हैं एक्सेलेंस के, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ जगह पर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी हायर एजुकेशन हमें मिल सकती है, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, है ना, काफ़ी अच्छे हैं ये। लेकिन इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं रखना है, चाहे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हो इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन की अच्छी, फिर भी हमें इस बारे में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए कि हायर एजुकेशन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारी सोशल प्रोग्रेस में, हमारी डेमोक्रेसी को बनाए रखने में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करा है हमें हायर एजुकेशन ने, ठीक है। इसने लोगों के लिए सोशल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, उन लोगों के लिए जो शायद कभी उतना नहीं पढ़ पाए होंगे, जिनकी फैमिली में उतना पैसा नहीं होगा, वो लोग भी अब पढ़ाई करके जो है अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई है, काफ़ी डेवलप हुई है हायर एजुकेशन की वजह से, और हमने शुरुआत कर दी है फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नॉलेज सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है वो अब नॉलेज सोसाइटी बनने लगी हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसके स्ट्रेंथ्स पे फोकस नहीं करना, हमें इसकी मिस्टेक्स को भी सुधारना आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसकी लिमिटेशंस बताई जा रही है, कहा जा रहा है बहुत ही सीरियस बातें हैं ये, हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हायर एजुकेशन जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो हमें इसलिए दिखाई नहीं देती, वो हमें डिसर्नेबल इसलिए नहीं होती, हम नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस है, जैसे कि IITs है, IIMs है, कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए हमारा इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता कि इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस है यहाँ पे सिर्फ टैलेंटेड लोग जा सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना। तो हम ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इंडिया में हायर एजुकेशन की जो लेवल है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एडमिशन के लिए, तो हमें लग रहा है कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में वो बढ़िया नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग ही इन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पा लेते हैं और बाकी लोग जो हैं वो नहीं पा सकते। तो अब उनके लिए हमें हायर एजुकेशन को अच्छा बनाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एजुकेशन के जो हमारे ये पुराने जितने भी है IITs है, IIMs है, वो मेनली हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाए थे, जिसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है इतने सालों में। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, हमें अपनी मिस्टेक्स को अब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा डेटा जो है हमारी पॉपुलेशन का वो ये कहता है कि जो 18 से 24 साल के जो यंग पॉपुलेशन है उसके अंदर से सिर्फ 7% लोग हैं जो कि हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बुरी बात है हमारे लिए। उसके अलावा जो हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, यानी कि नंबर जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बहुत कम है, यानी कि अगर मान लो कि कोई पढ़ना चाह भी रहा है, हायर एजुकेशन में जाना चाह भी रहा है, तो उसके लिए भी नंबर नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्लेसेस नहीं है, जगह नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में वो जाके पढ़े। तो हमारी जितनी नीड है ना उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ का नंबर नहीं है। यानी मान लो अब हम सब जानते हैं कि IITs जो है, IIT का एग्ज़ाम देने के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं, ठीक है, कम से कम 8 से 10 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन IITs में सीट्स कितनी कम है, मुश्किल से 50,000 भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं बाकी के बच्चे जो हैं उनको भी तो अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटीज़ बाकी की हैं
उन्हें इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, बल्कि हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि हमें हायर एजुकेशन के अंदर उसकी क्वालिटी को भी अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, हमें नंबर भी बढ़ाना है और क्वालिटी को भी अच्छा करना है। तो अब ये जो नंबर और क्वालिटी बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उसे और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हायर एजुकेशन की क्वालिटी को, उसकी स्प्रेड को, उसकी पहुंच को बढ़ा पाएँ। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, वो है कि हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है, यानी कि हमें लोगों को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है ना। हमें लोगों को हायर एजुकेशन के स्फीयर में इंक्लूड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन ले पाएँ, है ना। तभी हम एक नॉलेज सोसाइटी बना सकते हैं, है ना। अब इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत क्लियर हो गए हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी। वो हम कैसे बढ़ाएंगे? हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, 1500 यूनिवर्सिटीज़ हमें नेशन वाइड बढ़ानी पड़ेगी, है ना, नंबर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन को लेने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाएं या एडमिशन्स लें, तो हमें एनरोलमेंट रेशियो कम से कम 15% तक बढ़ानी पड़ेगी बाय 2015। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 2015 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कितना पुराना पैसेज होगा, तो उस टाइम की बात है ये। उसके साथ ही साथ हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस हो एजुकेशन के अंदर, जो कि दुनिया के जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बराबर की एक्सेलेंस रखते हो, है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। यानी कि हमने देख लिया, सबसे पहले बताया नंबर इंक्रीज़ किया, फिर हमने एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज़ की, फिर हमने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहा जिनका लेवल जो है पढ़ाई का वो उतना ही अच्छा हो जैसा कि बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब्रॉड में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जैसी पढ़ाई है ना। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हमें हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल भी बनाना पड़ेगा, यानी कि जो हायर एजुकेशन है वो सबको मिले। हमारे इंडिया में इतने सारे गांव हैं, इतने सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई हायर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए लोग पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर आसपास आपके घर के कोई अच्छा कॉलेज होगा तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर कोई बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, तो लोग उसके आगे फिर नहीं पढ़ते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा भी अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर समझ पाए हैं तो हम इस तरह से ना सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, ना सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करेंगे, बल्कि हम अपनी जो सोसाइटी है, अपना जो कंट्री है, उसको एक नॉलेज इकोनॉमी बना सकते हैं। 1 पैसेज का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है? ऑप्शन ए प्राइमरी एजुकेशन। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप जानते हैं पैसेज में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सिर्फ एक लाइन दे रखी है, पूरा पैसेज इसके बारे में नहीं है। इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये बात भी गलत है, इसके बारे में भी कहीं नहीं कहा जा रहा कि भाई आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद की एजुकेशन होती है वो कैसे अच्छी करनी चाहिए हमें। हायर एजुकेशन, ये बात बिल्कुल सही है, पूरा पैसेज जो है वो यही बता रहा है कि हम किस तरह से हायर एजुकेशन को और अच्छा बना सकते हैं, और अगर हमने ये अचीव कर लिया तो किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर सकती है। एंटायर एजुकेशन सिस्टम, ये बात तो बिल्कुल ही गलत होगी। हम पूरे एजुकेशन सिस्टम की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नंबर 2, पैसेज का स्टाइल कैसा है, या हम कह सकते हैं पैसेज का टोन किस तरह का है। ऑप्शन ए एकेडमिक। अब आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये पैसेज जो है ये एजुकेशन के बारे में है, या इसके अंदर ये बताया जा रहा है किस तरह से हम एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं, तो ये टोन भी एकेडमिक होगा। यहाँ पे टोन एकेडमिक नहीं हो सकता। टोन एकेडमिक तब होता जब यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता, ये बताया जाता कि साइंस के अंदर ये एक टॉपिक है और फिर उस टॉपिक को समझाया जाता, या फिर ये किया जाता कि मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है उसे फिर समझाया जाता, तब उसकी टोन जो है वो एकेडमिक होती। तब उसकी टोन ऐसी होती कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रोसेस को समझाना या किसी फिनोमेना को समझाना, तब वो एकेडमिक होती। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे एक डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पे
ये कहा जा रहा है कि इस तरह से हमें अपनी हायर एजुकेशन को अच्छा करना पड़ेगा अगर हम डेवलपिंग नेशन बनना चाहते हैं तब। सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहाँ पे एक तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिमिटेशंस बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर कितने सारे चैलेंजेस हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और एनालिसिस की जा रही है कि भाई कितने लोग हैं हमारी कंट्री में, कितने लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, कितने नहीं जाते, कितनी यूनिवर्सिटीज़ अभी हमें और बनानी पड़ेंगी। तो इन सारी बातों का हमने एनालिसिस किया है। कंपेरेटिव, ये बात गलत है, हमने कहीं नहीं कहा कि हम कंपेयर कर रहे हैं, कहीं भी पैसेज में ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इंडिया की और चाइना की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कंपेयर करते हैं, या इंडिया की और यूएसए की एजुकेशन सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नन ऑफ द अबव भी गलत है, क्योंकि हमें पता है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो कि एक नॉलेज सोसाइटी बन सकती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंक्लूसिव सोसाइटी ही नॉलेज सोसाइटी बन सकती है, और ये बात आपको मिलेगी ऑप्शन डी के अंदर, इसलिए यही सही होगा, और किसी ऑप्शन पे आप ध्यान ना दें क्योंकि ये डायरेक्टली पैसेज में ऐसा का ऐसा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, देयर आर नो क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पैसेज में शुरुआत में लिखा हुआ है कि भाई जो प्रोफेशनल एजुकेशन में एक्सेलेंस शो करते हैं जैसे आईआईटीज़ और आईआईएम्स वो इंडिया के अंदर है। सो ये बात गलत जाएगी कि नो क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स, कम है बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। इसके अलावा आप देख लीजिए, नॉट मैनी पीपल गो फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, ये बात सच है, क्योंकि पैसेज में दिया गया था कि सिर्फ 7% लोग हैं 18 से 24 की एज के बीच में जो हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं। एजुकेशन इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस, ये बात भी सही है, ठीक है, तो गलत तो सिर्फ ऑप्शन ए ही लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन की क्या हालत है? तो मुझे लगता है पैसेज में ये कहा गया है कि कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, आईआईटीज़ है, आईआईएम्स है, लेकिन उतनी अच्छी हालत भी नहीं है, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ की उतनी यूनिवर्सिटीज़ हमारी कंट्री में नहीं है। जितने बच्चों को हायर एजुकेशन में एनरोल करना चाहिए था उतने बच्चे नहीं कर पा रहे, और हर किसी को असेसिबल नहीं हो पा रही है हायर एजुकेशन। तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हायर एजुकेशन का हमारे डेवलपमेंट के अंदर। ऑप्शन ए सेटिस्फैक्ट्री, ये बात गलत है, ठीक है, कहीं भी पैसेज में नहीं कहा गया कि ये सेटिस्फैक्ट्री है हमारी एजुकेशन, तो इसके अंदर अब कोई हमें चेंज करने की या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेलेंट एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, बिल्कुल गलत है ये तो, है ना। पैसेज में साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई काफ़ी लिमिटेशंस हैं हमारे इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नॉट गुड इनफ and there is a need of expansion of opportunities for higher education besides creating institutions and universities that are models of excellence। ये बात जो है बिल्कुल सही है, ये पैसेज में एग्जैक्टली आपको ऐसे लिखी हुई मिलेगी। ऑप्शन डी, नॉट एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये पैसेज पूरा है ही इसी बारे में कि इंडिया की जो हायर एजुकेशन है उसकी क्या हालत है। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पैसेज के हिसाब से हायर एजुकेशन के अंदर इंडिया में कौन सा चैलेंज नहीं है, या हम कह सकते हैं कौन सा इम्प्रूवमेंट हमें नहीं करना है। ऑप्शन ए, एक्सपैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, ये तो हमें करना ही है, ये तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ दैट आर एग्जाम्पलर्स ऑफ एक्सेलेंस, ये बात भी सही है। सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन मोस्ट ऑफ आर यूनिवर्सिटीज़, ऑब्वियस सी बात है, लिखा है पैसेज में, क्वालिटी भी हमें अच्छी करनी पड़ेगी। गेटिंग इनटू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये बात गलत है, पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि हमारा चैलेंज ये है कि हम वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स है उनके अंदर टॉप आ जाए। सिर्फ ये कहा गया है कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनानी है जिनका एजुकेशन का जो लेवल है वो वर्ल्ड की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल से आसपास हो, ठीक है, हमें कोई रैंकिंग्स में नहीं आना है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात सच है। यूनिवर्सिटीज़ आर द लाइफ ब्लड ऑफ हायर एजुकेशन, ये बात भी सच है। Transformation of economy and society would depend on the spread and quality of education among our people, particularly in the sphere of higher education, ये बात भी बिल्कुल सही है, पैसेज में लिखी हुई है कि भाई हायर एजुकेशन की
हेल्प से ही हम अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो इंडिया का पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम है, क्या उसे हमें IITs और IIMs जैसा बना देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसेज के हिसाब से हमें जो चीज़ें करनी थी, हमारे जो गोल्स थे वो थोड़े अलग थे। पहला गोल हमारा ये था कि हमें यूनिवर्सिटीज़ का नंबर बढ़ाना है, फिर हमें जो लोग उसमें एनरोल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, उनका नंबर बढ़ाना है, फिर हमें ये देखना है कि उन यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी अच्छी हो, और फिर हमें ये भी देखना है कि उन यूनिवर्सिटीज़ से लोगों का एक्सेस भी हो। तो इन चारों चीज़ों में आप देखते हैं कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आपको ऐसी एजुकेशन देनी है जो कि IITs और IIMs में मिलती है। इनफैक्ट अगर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया ना जैसा IIT और IIM का है, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लोगों को एजुकेशन मिल ही नहीं पाएगी। आधे ज़्यादा लोग जो चाहते हैं ना हायर एजुकेशन करना, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं IITs IIMs जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचना कितना मुश्किल है, कितने सारे हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल होती है वहाँ पे पहुँचने की, एडमिशन प्रोसेस कितनी डिफ़िकल्ट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हो गई तो लोग वहाँ पे एनरोल नहीं कर पाएंगे और लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, क्योंकि हमारा पूरा जो सिस्टम है हायर एजुकेशन का वो इन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, कटिंग एज का ऑपोजिट क्या हो सकता है? ठीक है, तो हमें पता है कटिंग एज का मतलब ये होता है कि बिल्कुल डिफरेंट या यूनिक, है ना, तभी हम कहते हैं ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ही यूनिक चीज़ है या बिल्कुल नई चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑप्शन ए कन्वेंशनल, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ये ऑपोजिट है ना। कन्वेंशनल यानी कि वो प्रैक्टिसेस जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, बहुत पुरानी हो चुकी है, वो प्रैक्टिसेस जो सब करते हैं। तो यूनिक का ऑपोजिट मुझे लगता है कन्वेंशनली होना चाहिए। अवांत गार्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई नई चीज़ आ रही है या कोई नया एक्सपेरिमेंट है, तो मुझे लगता है अवांत गार्ड जो है वो कटिंग एज का सिनोनिम होगा, एंटोनिम नहीं हो सकता, ऑपोजिट नहीं है, उसका मतलब सिमिलर है इससे। एडवांस्ड, ये बात भी गलत है, इसका एंटोनिम एडवांस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हम कह सकते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड इसका मतलब भी हो सकता है। सो सिनोनिम्स हो सकते हैं फिर भी, बट एंटोनिम्स नहीं हो सकते। कंटेम्प्रेरी, ये बात भी गलत है, यानी कि सिमिलर कह सकते हैं हम, तो कटिंग एज जो है वो सिमिलर नहीं होती, वो यूनिक होती है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे डिसर्नेबल का मतलब क्या है? तो पैसेज में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि जो हायर एजुकेशन की क्राइसिस है इंडिया के अंदर, दैट रन्स डीप, फिर भी वो डिसर्नेबल नहीं हो पाती हमें, क्योंकि बहुत सारे पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि वो हम देख नहीं पाते, वो हम समझ नहीं पाते, वो हमें पता नहीं पड़ पाता कि यार इंडिया के अंदर क्राइसिस भी है कोई हायर एजुकेशन की। ऑप्शन ए अनऑब्ट्रूसिव, ये बात गलत होगी, ठीक है। अनऑब्ट्रूसिव यानी कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो जिसके अंदर, तो ये बात गलत है। नोटिसेबल, ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं डिसर्नेबल का मतलब यही है ना कि हमें पता नहीं पड़ पा रहा, यानी कि नोटिसेबल नहीं है वो हमारे लिए। अनरिमार्केबल, ये बात भी गलत है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इनकॉन्स्पिक्वस यानी कि छुपी हुई, तो ये बात भी गलत होगी, क्योंकि छुपा हुआ होना और नोटिसेबल होना में बहुत फ़र्क है, ठीक है। आपको हो सकता है इनकॉन्स्पिक्यूअस सही लगे, बट ये गलत है। डिसर्नेबल का मतलब ये है कि हमें पता नहीं पड़ पाता, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होती और कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई होती हैं। सो ये वो चीज़ है जो आपको पता नहीं पड़ पाती। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द पैसेज दैट केम इन IELTS 2013। इस पैसेज के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो लीगल सिस्टम्स हैं US के और इंग्लैंड के, उनके अंदर हमें लगता है कि ऊपर से तो ये सिमिलर है, लेकिन इनमें कुछ बातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे कि जो लीगल रीजंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो US है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीगल रीजंस जो हैं वो बहुत ही सब्सटैंटिव होते हैं, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए। बस जो भी रीज़न आपको दिया जा रहा है किसी भी केस के लिए, किसी भी विटनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो बस इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जबकि इंग्लैंड के अंदर वो फॉर्मल लॉज को फॉलो करता हुआ भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो फॉर्मल लॉज को फॉलो नहीं करता तो उस लीगल रीज़न को लीगल ही नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो अब यूएस की जब बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह से सब्सटैंटिव जो है रीजंस वो इस वजह से क्योंकि कम्युनिटी को देखा जाता है, ये देखा जाता है कि कम्युनिटी में किस बात को सही माना जाएगा और किस बात को गलत माना जाएगा, यानी कि ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं लीगल रीजंस। जबकि इंग्लैंड के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं होती, जो चीज़ सालों पहले लिख दी गई है लॉ की किताबों में उसे मान लिया जाता है। अभी के टाइम में कम्युनिटी उसको सही मानती है गलत मानती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूएस के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कोई एक पब्लिक पार्क है, इस पार्क के अंदर आसपास कोई भी व्हीकल खड़ा करना मना है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि कोई व्हीकल खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं पब्लिक पार्क में शांति हो। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो यहाँ पे एक वर्ल्ड वॉर 2 की जीप लाना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे एक मेमोरियल बनाना चाहते हैं इस पार्क के अंदर, ताकि लोगों को याद रहे कि भाई कोई वर्ल्ड वॉर 2 हुआ करता था, उसकी ये जीप है। तो वो उसे सिर्फ वहाँ पे एक शो पीस की तरह रखना चाहते हैं। तो क्या ये लॉ के अगेंस्ट होगा? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यूएस की जो कोर्ट है वो इसे इल्लीगल नहीं मानेगी, वो ये कहेगी कि यार ये तो सही चीज़ है, इसमें क्या बुरा है। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि ये जो जीप है ये वहाँ की शांति को भंग नहीं कर रही, ठीक है, इसलिए ये इल्लीगल नहीं है। क्योंकि भले ही वो व्हीकल हो, है ना, जीप एक व्हीकल ही है ना कायदे से। अगर ये चीज़ इंग्लैंड में होती ना तो सिर्फ फॉर्मल लॉ को माना जाता, सिर्फ ये कहा जाता कि भाई व्हीकल लाने से मना किया है तो आप कोई व्हीकल नहीं ला सकते, चाहे वो शांति भंग कर रहा हो नहीं कर रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि यूएस में ये चीज़ नहीं होती। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में क्या होता है कि अगर आपको कहा गया है कि भाई इस डॉक्यूमेंट के लिए आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते तो उस डॉक्यूमेंट को इलीगल मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लॉ बताया गया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान अपनी विल बनाता है ना, यानी कि मरने से पहले वो बताता है कि मैं इसको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, इसको अपना घर दूंगा, इसको अपनी पेंटिंग्स दूंगा, जो भी दूंगा, तो वो जो विल बना रहा है, अगर वो विल जिसने लिखी है, अगर उस विल को किसी ने लिखते हुए उसे ऑब्ज़र्व नहीं किया या उसे देखा नहीं, तो वो विल इल्लीगल मान ली जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो कोई लीगल चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उस विल को लिखते हुए उस इंसान को लिखते हुए देखा नहीं है किसी ने, यानी कि किसी ने ये विटनेस नहीं किया है कि वो विल उसी इंसान ने लिखी है, तो उस विल को गलत मान लिया जाएगा। तो ये बहुत ही बुरी बात है। दोनों ही केसेस में कुछ कुछ लिमिटेशंस है। यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा कि भले ही वहाँ पे लॉज बहुत डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, बट उसमें ये प्रॉब्लम है कि लॉज इतने ज़्यादा लिबरल हो गए हैं, इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है लॉ को कि वो कई सारे लॉज को इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक बुरी बात है, ठीक है। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए लॉज को। और इंग्लैंड के अंदर अगर हम देखें तो सिंपली फॉलो कर रहे हैं वो हर लॉ को, ठीक है, एग्जैक्टली जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा फॉलो कर रहे हैं, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा उसके अंदर। तो इन दोनों के अंदर ही कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो लीगल सिस्टम्स हैं इंग्लैंड के और यूएस के, दोनों ही सुपरफिशियली बहुत सिमिलर लगते हैं। हम जब इन्हें ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ये काफ़ी सिमिलर लगते हैं, क्योंकि इनके जो बाकी की चीज़ें हैं, जो लॉज हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब सिमिलर है। लेकिन जो इनके लीगल रीजंस है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यूएस के अंदर सब्सटैंटिव रीजंस का इस्तेमाल होता है, जबकि जो इंग्लैंड है वहाँ पे फॉर्मल रीजंस का इस्तेमाल होता है। यानी कि यूएस के अंदर हर वो रीज़न मान लिया जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, है ना, जो कि सही होगा, जबकि इंग्लैंड में सिर्फ वो रीजंस माने जाएंगे जो फॉर्मली सही हो। जो लॉज के अंदर लिखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं रीजंस को माना जाएगा, बाकी सबको गलत माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टिंक्शन है ये बताता है कि हर तरह के ये जो दोनों कंट्रीज़ में लोग थे उनका विजन क्या था लॉ की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों ने सोचा था कि टाइम के साथ हमें लॉज को चेंज करना पड़ेगा, जबकि इंग्लैंड के जो लोग हैं उन्होंने सोचा था कि भाई लॉ जो है वो तो सिमिलर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर जो लॉ है उसे हमेशा से एक सिस्टम ऑफ रूल्स माना गया है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में इसे ऐसा माना गया है कि ये एक एक्सप्रेशन है इस बात का कि हमारी कम्युनिटी में किसे राइट माना जाता है और किसे गलत माना जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से कम्युनिटी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे लॉज जो है वो उसके हिसाब से एडजस्ट होते जाएंगे। अगर हम सब्सटैंटिव रीजंस की बात करें, जब उन्हें अप्लाई किया जाता है किसी लॉ के ऊपर, तो वो बेस्ड होते हैं मॉरल, इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल और दूसरे कंसिडरेशंस के ऊपर, ठीक है। ये सारे हम चीज़ें कंसिडर करते हैं तब जाके ये रीजंस लॉ के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, है ना। अब ये जो रीजंस हैं ये हम कह सकते हैं कि लॉ के अंदर हमें मिल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पार्ट फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टैट्यूट्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, वर्डिक्स का, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब का ये एक पार्ट फॉर्म करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लीगल सिस्टम के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर कोई लॉ दिया हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्हीकल्स पब्लिक पार्क्स के आसपास अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है हमें शांति चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए पार्क के आसपास, इसलिए हम किसी व्हीकल को नहीं आने देना चाहते। लेकिन अब कोई एक ग्रुप है, ठीक है, वेटरन्स का, पुराने जो वॉर्स में लड़े हुए हैं लोग, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 की एक जीप है, उसे हम एक मेमोरियल की तरह वहाँ पे आके रख देते हैं पार्क के अंदर। अब कायदे से अगर देखा जाए लॉ के हिसाब से तो वहाँ पे कोई व्हीकल लाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो ले आए। लेकिन इस लॉ को हम ये कह सकते हैं कि चेंज कर देती है यूएस की जो कोर्ट है, वो यूएस की कोर्ट जो है वो इसको अनलॉफुल नहीं मानेगी, वो इसको इल्लीगल नहीं मानेगी। और उसका रीज़न ये है कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 की जीप है वो वहाँ पे पार्क में सिर्फ एक शो पीस की तरह पड़ी रहेगी, वहाँ पे वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ इंग्लैंड में होती ना तो ये लोग उसे गलत मानते, क्योंकि फॉर्मल लॉ के हिसाब से पब्लिक पार्क्स के आसपास आप कोई व्हीकल नहीं ला सकते, ठीक है। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो जजेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वो डिफेंडेंट को गिल्टी नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि वो सब्सटैंटिव रीजंस पे बिलीव करते हैं। जबकि अगर हम फॉर्मल रीजंस की बात करें तो वो सब्सटैंटिव रीजंस को आने ही नहीं देते केस के अंदर, क्योंकि इवन इफ़ जो सब्सटैंटिव रीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा लॉ के अंदर होने चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें सही नहीं माना जाता और फॉर्मल लॉ को ही सही माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सब्सटैंटिव रीजंस जो हैं वो भले ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं गए हैं कि भाई ये रीज़न दिया जाएगा तो हम इसको इलीगल नहीं मानेंगे या इसको हम क्रिमिनल नहीं मानेंगे, बट जो जजेस हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो समझ पाएँ इस बात को कि कौन सा रीज़न जो दिया जा रहा है वो सही है और कौन सा गलत है, चाहे वो लॉ में लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो। लेकिन जब हम फॉर्मल रीजंस की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर यानी कि इंग्लैंड में जजेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, जो लॉ में लिखा हुआ है वो सही है, उसके अलावा जजेस अपना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं पहले से, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को इनइफेक्टिव मान लेगा अगर उसके लिए वो रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं किए जाते। एग्जाम्पल के तौर पे विल का दिया है एग्जाम्पल, कोई भी इंसान अगर अपनी विल बना रहा है तो ये ज़रूरी है कि उसने जो चीज़ें लिखी हैं उसका कोई विटनेस हो। अगर उसे लिखते हुए किसी ने नहीं देखा तो वो जो विल है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और ये नहीं सोचा जाएगा कि भाई एक्चुअल में तो लिखी तो है ना, किसी ने तो विल लिखी होगी उसकी, किसी ने तो साइन किए होंगे, तो वो वही इंसान होगा ना जिसने वो विल लिखी है। ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई किसी और को दिखा के अपनी विल लिखे, तो ये एक बहुत ही बेकार सा रूल है यहाँ का। अब ये जो बात है कि जब ये लीगल रूल लग जाएगा कि ये विल जो है ये इनवैलिड है, तो भाई हमें पता ही नहीं चल पाएगा ना कि भाई विल एक्चुअली में थी किसकी। तो ये जो रूल है इसकी लीगैलिटी को हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई इस रूल के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत सब्सटैंटिव रीजंस भी देखने चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि यार वो इंसान जो है वो किसी को नहीं दिखाना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसका कोई विटनेस हो उस विल को लिखने का, या ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसके आसपास कोई ना हो, वो किसी को बुला नहीं पाया हो, उसने जल्दी जल्दी में वो विल लिख दी हो, तो फिर उस केसेस में आप कुछ कर नहीं सकते इंग्लैंड में। लेकिन अगर आप यूएस में होते तो शायद आप कर सकते थे। अब हम ये बता रहे हैं कि दोनों के अंदर ही कुछ कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉर्मल रीजनिंग है, हर लॉ को वैसा का वैसा मान लिया जाता है, इसलिए ये जो इंटरप्रिटेशंस हैं ये बहुत वुडन हो गई हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हो गई हैं। इसलिए ये लोग कोई कॉमन लॉ डेवलप नहीं कर पा रहे, ऐसा लॉ डेवलप नहीं कर पा रहे जो टाइम के साथ चेंज होता हो, जो कम्युनिटी के हिसाब से चेंज होता हो। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम देखें तो ये लोग बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हैं लॉज़ को लेके। ये लोग अब लॉज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लॉज़ को ही इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दे दिया है, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने ये सोच लिया है कि भाई हम तो अपनी मर्ज़ी से सब्सटैंटिव रीजंस को मान लेंगे और लॉज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉज़ से।
क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पैसेज के पूरे कंटेंट को बताता है, या हम कह सकते हैं कि पैसेज की पूरी एक समरी देता है हमें। ऑप्शन ए, एन एनालिसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लीगल सिस्टम्स ऑफ इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हम सिमिलैरिटीज़ की कहीं बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिफरेंसेस देख रहे हैं यहाँ पे। री-इवैल्यूएशन ऑफ टू लीगल सिस्टम्स विद द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, ये बात भी गलत है, हम री-इवैल्यूएशन नहीं कर रहे, ठीक है। हम उनके बीच में डिफरेंसेस बता रहे हैं और फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई इन दोनों के अंदर ही कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अ कंट्रास्ट बिटवीन द टाइप्स ऑफ रीजंस एम्बॉडीड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंग्लिश लीगल सिस्टम्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है और हम यही कर रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि जो लीगल रीजंस हैं उनके अंदर डिफरेंस है। यूनाइटेड स्टेट्स में सब्सटैंटिव रीजंस को माना जाता है और इंग्लैंड के जो लीगल सिस्टम है उसमें फॉर्मल रीजंस को ही माना जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ द लॉ शेप्ड डेवलपमेंट ऑफ लीगल रीजनिंग, ये बात बिल्कुल गलत है। हमने कहीं भी लीगल रीजनिंग के डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ा इस पैसेज में, हमने ये देखा कि दोनों के लीगल सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस हैं। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज के हिसाब से जो इंग्लैंड के जजेस हैं वो उन लोगों को गिल्टी क्यों बोल देते जो वेटरन्स थे वॉर के, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की जीप लाना चाहते थे पब्लिक पार्क के अंदर। तो मुझे लगता है वो इसीलिए ऐसा करना चाहते थे क्योंकि इंग्लैंड के अंदर कभी भी जो स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट्स होते हैं अगर उनको पूरा नहीं किया जाता तो उस चीज़ को गलत माना जाता है या इल्लीगल मान लिया जाता है, क्योंकि जो चीज़ फॉर्मल लॉ में लिखी गई है अगर वो उसके अगेंस्ट है तो वो कोई क्राइम है ना, आप उसके लिए गिल्टी मान लिए जाओगे। ऑप्शन ए, नॉट टू डू सो वुड एनकरेज अदर्स टू एक्ट एज द ग्रुप डिड, ये कोई लीगल रीज़न नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऑप्शन ए गलत होगा। नॉट टू डू सो वुड बी टू वायलेट द सब्सटैंटिव रीजन्स अंडरलाइंग द लॉ, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि सब्सटैंटिव रीजन्स तो यहाँ देखे ही नहीं जा रहे। सब्सटैंटिव रीज़न देखे जाते तो ये इनको गिल्टी बोलते ही नहीं। द वेटरन्स फेल्ड टू कंप्लाई विद सब्सटैंटिव पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट, ये बात गलत है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है इसके सब्सटैंटिव पर्पस को तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश जजेस सब्सटैंटिव पर्पस को नहीं मानते इसलिए वो इन्हें गिल्टी मान रहे हैं। द वेटरन्स फेल्ड टू कंप्लाई विद द स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैट्यूट, ये बात जो है बिल्कुल सही है। इस लॉ के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो ये लोग पूरे नहीं कर पाए इसलिए ये लोग गिल्टी मान लिए गए। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जो विल्स का एग्जाम्पल दिया जा रहा था उसके अंदर कोई सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, द लीगल रूल दैट अ विल बी विटनेस्ड इन राइटिंग डज नॉट स्टिपुलेट द फॉर्मल रिक्वायरमेंट, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि यही तो एक्चुअल लॉ है। लॉ यही तो कह रहा है कि जब आप राइटिंग में उसको लिख रहे हो तो उसे कोई विटनेस करने वाला होना चाहिए, तो ये कोई सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। The legal rule requiring that a will be witnessed stipulates that will must be witnessed in writing by two people. Again, ये भी एक legal reason है, ये कोई substantive reason नहीं है। आप देख रहे हैं, आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तीनों ऑप्शंस में ए बी सी तीनों में लीगल रूल लिखा हुआ है। जब आप लीगल पढ़ रहे हैं तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये फॉर्मल रूल्स की बात हो रही है। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी और विटनेस जज होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीनों में लीगल लिखा हुआ है, यानी कि फॉर्मल रूल्स की बात हो रही है, तो वो सब्सटैंटिव हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एक जज ऐसा कहता है कि लॉ एक वर्बल विटनेस को भी सही मान लेगा इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि अगर कोई नॉर्मली ये भी बता देना कि भाई इस इंसान के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, ये मरने ही वाला था, इसलिए इसने शायद किसी को विटनेस नहीं बनाया और उसी टाइम पे एक विल लिख दी, तो अगर कोई वर्बल विटनेस भी होगा तो उसको चलेगा, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर छोटा मोटा कोई विटनेस मिल जाए ये बताने के लिए कि भाई ये विल किस सिचुएशन में बनी, तो भी उसे मान लिया जाएगा। फालतू के जो रूल्स है ये नहीं सुनाए जाएंगे। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जो लास्ट पैराग्राफ है पैसेज का वो क्या कहना चाह रहा है? तो मुझे लगता है लास्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड की फॉर्मल रीजनिंग है उसकी वजह से
उसके जो लॉज है वो विडन हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हो गए हैं और वो कॉमन लॉ नहीं बन पा रहे। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज हैं उनके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरप्रिटेशन कर देते हैं कि फिर एक तरीके से वो असली लॉज को इग्नोर करने लग जाते हैं। तो एक तरह से दोनों की ही कुछ लिमिटेशंस बताई जा रही हैं। Option A, it presents the consequences of extreme interpretations of the two types of legal reasons discussed by the author. ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे extreme interpretations की ही बात हो रही है. It shows how legal scholars can incorrectly use extreme examples to support their views. ये बात गलत है, यहाँ examples की बात नहीं हो रही, यहाँ पे legal reasons की बात हो रही है. It corrects inaccuracies in legal scholars view of the nature of two types of legal systems. ये बात गलत है, इनकी inaccuracies जो है उनको ठीक नहीं कर रहा. जो लास्ट पैराग्राफ है वो तो बता रहा है inaccuracies, यानी कि जो चीज़ें गलत है इन दोनों लीगल सिस्टम्स के बारे में वो बताई जा रही है. It suggests how characterizations of two types of legal reasons can become convoluted एंड inaccurate. तो इनका जो कैरेक्टराइजेशन है या इनका जो नेचर है वो गलत नहीं बताया जा रहा, इनके जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो बताए जा रहे हैं. सो ऑप्शन डी वुड बी रॉन्ग. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 5, जो इंग्लैंड का लॉ है उसके अंदर सब्सटैंटिव इंटरप्रिटेशन को किस केस में माना जा सकता है? ऑप्शन ए, सोशल कंडीशंस हैव चेंज्ड to the extent that to continue to enforce the rule would be to decide contrary to present day social norms. इस बात से इंग्लैंड वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी के सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो सिंपली ये कहेंगे कि लॉ में ये लिखा हुआ है मतलब आपको ये करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सब्सटैंटिव इंटरप्रिटेशन काम नहीं आ सकती. The composition of the legislature has changed it to the extent that to enforce the law would be contrary to the views of the majority in the present legislative assembly. ये बात भी गलत होगी क्योंकि जैसा मैंने कहा फॉर्मल लॉज को यहाँ पे चेंज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मल लॉज हैं बहुत सालों से जो चल रहे हैं वही चलते रहते हैं, तो यहाँ पे भी सब्सटैंटिव इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल नहीं होगा. द लीगैलिटी ऑफ द रूल इज़ इन क्वेश्चन एंड इट्स एनफोर्समेंट इज़ ओपन टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. ये बात जो है ये बिल्कुल सही है क्योंकि यही तो होता है यूएस में भी. यूएस में भी तो तभी देखा जाता है ना ये कि भाई जो लीगैलिटी है वो तो क्वेश्चन में है ही. जो व्हीकल्स को मना किया गया था पब्लिक पार्क में लाने से, तो फिर भी एक जीप को लाया गया. जीप जो है वो है तो व्हीकल ही, तो लॉ जो है उसके अगेंस्ट तो गया ना वो चीज़. लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई ये बात सही है या गलत है, यानी कि पब्लिक पार्क की वहाँ पे सेफ्टी या फिर जो शांति है वो ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है. तो ये जजेस बताएंगे ना. ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए जब ओपन किया जाएगा तब हो सकता है कि इंग्लिश लॉ के अंदर सब्सटैंटिव इंटरप्रिटेशन को मान लिया जाए. Individuals who have violated the legal rule argue that application of the rule would lead to unfair judicial interpretations. ये बात गलत है. यहाँ पे उन्होंने एक लीगल रूल को वायलेट किया है, जानबूझ के उसके अगेंस्ट गए हैं वो. जबकि इससे पहले वाला जो हमारा था कि वो जीप ले आए थे वो लीगैलिटी को क्वेश्चन में ला रहा था, उन्होंने कुछ अगेंस्ट नहीं किया था लॉ के. उन्होंने ऐसी कोई चीज़ थी जो गलत नहीं थी. एक्चुअल में कम्युनिटी के अंदर किसी को ये बात बताई जाए ना, नॉर्मली आप किसी को ये बात बताएंगे तो वो बोलेगा कि ये गलत नहीं है क्योंकि पार्क की जो शांति है वो इससे भंग नहीं हो रही. लेकिन इसके अलावा ये जो दूसरे इंडिविजुअल्स यहाँ पे ऑप्शन डी में जिनकी बात की जा रही है उन्होंने लीगल रूल को तोड़ा है और फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सब्सटैंटिव इंटरप्रिटेशन ले लो, तो वो चीज़ नहीं हो सकती. ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कशन जो किया गया है इस पैसेज के अंदर उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है ऑथर ने? ऑप्शन ए, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट. ये तो सबसे ज़्यादा किया है ऑथर ने क्योंकि कंपैरिजन किया है ना मेनली तो इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के लीगल सिस्टम्स के बीच में. तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता. जनरलाइजेशन, तो ये बात भी सही होगी क्योंकि जनरल बातें की हैं ऑथर ने. ठीक है, नॉर्मल बातें बताई हैं कि इसके लॉ के अंदर ये चीज़ होगी तो ये चीज़ मानी जाएगी, अगर ऐसा होगा तो ऐसा माना जाएगा. नॉर्मल बातें भी की हैं. एक्सप्लिकेशन ऑफ टर्म्स, ये बात भी सही है, ये भी इस्तेमाल किया ऑथर ने. सब्सटैंटिव रीजंस को एक्सप्लेन किया है और जो फॉर्मल रीजंस है उनको भी एक्सप्लेन किया है उन्होंने. अ क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये चीज़ डिस्कशन में इस्तेमाल नहीं हुई है. कोई भी क्रोनोलॉजी आप नहीं देखेंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा कि भाई 1850 में ऐसा होता था,
या 1920 में फिर ऐसा होने लगा या इसके बाद ऐसा होने लगा, इस तरह की कोई बात नहीं है. सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट. वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो. होप यू एंजॉयड दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.